Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome to BPSC Concept Wala. Today is 4th of September and we will see the important news articles from the newspaper The Indian Express. तो हम आज देखेंगे इंडियन एक्सप्रेस में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल होगा उसका एनालिसिस करेंगे, जो हमारे एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू प्री मेंस अभी इंटरव्यू चलने वाला है कुछ बच्चों का, तो उसके लिए भी जो जरूरी होगा उसको देखेंगे। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वी आर गोइंग टू सी द हेडलाइंस ऑफ द न्यूज़पेपर। पहला हेडलाइन में क्या देखेंगे, ये एक फोटो दिख रहा होगा जिसमें कौन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी। इवेंट ब्रुनई है ना, वो ब्रुनई गए हैं। तो कहाँ है ब्रुनई? ब्रुनई का अगर ऑफिशियल नेम बोला जाए तो वो क्या है, वो भी आपको बताएंगे। अभी मैप में ब्रुनई सिंगापुर, ब्रुनई के बाद वो सिंगापुर जाएंगे तो आप सारा कुछ बताएंगे। दूसरा हेडलाइन क्या है, ये देखिए कितना ही बुरा हाल है हमारे देश का कि एक 19 साल के बच्चों को 30 किलोमीटर कार चेंज करके उसको गोली मार दिया जा रहा है और ये सोच के मार दिया जा रहा है कि वो काउ विजिलेंट होगा। ठीक है, 19 साल के लड़का को मार दिया जा रहा है और जो मारा होगा ना उसको गिल्ट भी नहीं आ रहा होगा। और हमारा कानून व्यवस्था को तो आपको पता ही है कि अंधा कानून है, कब उसको सजा मिलेगा। लेकिन ये सब चीज़ से बचिए। बेचारा घूमने गया था, अपने दोस्तों के साथ गेड़ी मारने गया था और उसको मार दिया। उसके बाद आपको पता है कि बंगाल में जो जूनियर डॉक्टर का रेप के बाद जो मर्डर कर दिया गया था, उसके बाद वहाँ बहुत हंगामा हुआ। तो कल वहाँ एक बिल लाया गया है, बंगाल बिल ऑन रेप डेथ वीमेन ऑफिसर लेड प्रोब, है ना। उसमें क्या हुआ है, नाम क्या है, अपराजिता बिल रखा गया है। अपराजिता बिल में क्या होगा कि जो प्रपोज अपराजिता बिल है, वीमेन एंड चाइल्ड बिल, जिसको बोला गया है वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉ एंड एमेंडमेंट बिल 2024, वो इंक्लूड क्या करेगा, प्रोविजन फॉर द कंप्लीशन ऑफ ए प्रोब इनटू ए रेप केस विद इन 21 दिन के अंदर जो प्रोब होगा, है ना, जो इन्वेस्टिगेशन होगा 21 दिन के अंदर करना है। और क्या, या और जब मिनिस्ट्री जो होगा उसमें क्या है, बोला गया है कि जो कैपिटल पनिशमेंट दिया जाएगा, है ना। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब क्या होता है, फांसी दे देना। ठीक है, फांसी देना, और उनको किसी भी तरीके से बेल वेल नहीं मिलेगा, उनको कोई भी परोल नहीं मिलेगा, है ना। लाइफ इम्प्रिजनमेंट अगर मिलता है तो इस तरीके का कड़ा कानून बनाया गया है। उसके बाद आई एम रोहतक के जो डायरेक्टर थे उनके पे एक इंटरनल विजिलेंस टीम के द्वारा बोला गया कि उनको इलीगली पैसा दिया गया है। ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं हो जाता है, ठीक है। बाकी ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है। ये देखिए कि यंग साइंटिस्ट थी, अपने गांव की पहली साइंटिस्ट बनी थी और वो बाढ़ में अपने फादर के साथ बह गई और उनका डेथ हो गया। ठीक है, तो यही है हमारा हेडलाइन, बस ये है ब्रुनई में। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि ब्रुनई एक टाइनी सी कंट्री है, उसके लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर क्यों गए। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बोला जा रहा है कि फर्स्ट बायलैटरल विजिट बाय एन इंडियन पीएम टू द आइलैंड कंट्री। छोटी सी कंट्री है ना, ब्रुनई, है ना। कौन से आइलैंड पे है आप बताइएगा कि जो ब्रुनई है वो कौन से आइलैंड पे है, और वो जो आइलैंड है वो पूरे वर्ल्ड में कितने नंबर का आइलैंड आता है ना एरिया वाइज में। तो हम लोग जो हमारे जो पीएम है वो ब्रुनई क्यों गए हैं, टू डिस्कस डिफेंस टाई, है ना। सुरक्षा के लिए जो संबंध होता है उसको मजबूत करने के लिए गए हैं। तो वो देखते हैं, हम इसको डिटेल में देखेंगे। डिटेल में देखने का मतलब क्या है कि क्या क्या काम होगा, किस किस चीज़ पे बातें होंगी, क्या क्या अभी तक हमारा रिलेशनशिप रहा है और क्यों गए हैं। गए इसलिए हैं कि बोला जा रहा है कि चाइना का जो अग्रेसिव पोस्चर है इंडो पैसिफिक रीजन में, तो उसको देखते हुए चाइना का जो साउथ, और आपको पता है कि जो ब्रुनई है वो साउथ चाइना सी को टच करता है, इसके लिए वो रीजन में हमारा दोस्ती और हमारा जो लेटरल रिलेशनशिप है उसको बनाना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इसके लिए। तो वहाँ गए हैं, मोदी जी पहुँचे हैं कहाँ, रीच द ये सल्तनत कैपिटल। वो पता है क्या है, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ क्या है, वहाँ क्राउन का राज चलता है। ठीक है, तो ट्यूसडे टू होल्ड बायलैटरल टॉक्स विद सुल्तान हाजी हसन बोलकिया। आपको ये ध्यान रखना, हाजी हसन बोलकिया वहाँ के किंग है। ट्यूसडे ऑन द रेंज ऑफ इशू फॉर कॉमर्शियल टू कल्चरल डिफेंस टाइप, है ना। बोला गया कि ये पहला बायलैटरल विजिट है हमारे प्राइम मिनिस्टर का ब्रुनई में। उसके बाद वो मिले किन से, सुल्तान हसन बोलकई से और उनके अदर फैमिली से वो मिलेंगे। वो बोले कि वो ब्रुनई के दारुसलम में लैंड किए और लुकिंग फॉरवर्ड टू स्ट्रॉन्ग टाइट बिटवीन आवर नेशंस इंडिया एंड ब्रुनई, है ना। किस चीज़ को बूस्ट करेंगे, हम कॉमर्शियल टाई को बूस्ट करेंगे, कल्चरल लिंकेज को बूस्ट करेंगे। आपको पता है कि इंडिया के बहुत सारे लोग, करीब 14,000 पीपल जो हैं वहाँ काम करते हैं, एज ए डॉक्टर, एज ए टीचर। तो हमारा एक कल्चरल रिलेशन भी है वहाँ से। तो मोदी जी ने क्या ट्वीट करके बताया कि आई थैंक क्राउन प्रिंस हिज रॉयल हाइनेस प्रिंस हाजी अली मुहतादी बिल्ला फॉर वेलकमिंग मी एट द एयरपोर्ट, है ना। उसके बाद बोला गया है कि हम लोग जो है ब्रुनई से 40वां साल हम लोग सेलिब्रेट करेंगे बायलैटरल डिप्लोमेटिक रिलेशन का। आप लोग को बताया था कि डिप्लोमेटिक रिलेशन क्या होता है, कोई भी कंट्री और ये दूसरी कंट्री है, जब एक दूसरे का डिप्लोमेटिक ऑफिस जो है एक दूसरे के ऑफिस में, एक दूसरे कंट्री में जब उसको जगह देती है कि आप अपना एक ऑफिस बनाइए, आप अपने लोगों को ध्यान रखने के लिए ऑफिसर भेजिए, है ना।
तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अपना डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाना। तो इस तरीके से हम ब्रुनई के साथ 40 साल का जो है 40th एनिवर्सरी मनाने वाले हैं। वी सेलिब्रेट द 40th ईयर ऑफ आवर डिप्लोमेटिक रिलेशन। आई लुक फॉरवर्ड टू माई मीटिंग विद हिज मैजेस्टी सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया एंड हिज esteemed मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली टू द एडवांस आवर हिस्टोरिकल रिलेशनशिप। ठीक है, उसका बोला जा रहा है कि ब्रुनई जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट और क्यों हो जाता है कि इंडिया का जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है ना, पहले क्या था वो लुक ईस्ट पॉलिसी। जब मोदी जी आए तो उसको क्या कर दिए कि हमको सिर्फ देखना नहीं है, वी डोंट हैव टू सी, वी हैव टू एक्ट, राइट। तो लुक एक्ट पॉलिसी को वो क्या कर दिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो इसलिए भी हमारे लिए जरूरी हो जाता है इंडो पैसिफिक विजन के लिए। ठीक है, बोला जा रहा है कि जो सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया वो लॉन्गेस्ट रेनिंग मोनार्क है पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में जो सबसे ज़्यादा जिनका रेन चला है वो कौन है, सुल्तान हाजी हसन बोल्किया। और उनका जो सबसे रिचेस्ट, जो उनका जो बोल सकते हैं कि रिचेस्ट डेकेड से जो सब बहुत अमीर हैं पेड, वो इंडिया में 4 बार आ चुके हैं। कब कब आए हैं वो, पहले 1992 में आए, फिर 2008 में आए, है ना, 1992 और 2008 में आए। फॉर व्हाट, स्टेट विजिट के लिए। उसके बाद वो आसियान इंडिया का जो कॉमेमोरेटिव समिट होता है 2012 में उसको भी, और 2018 में उसको भी करने आए थे। बाद में वो हमारे रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट भी बने विथ अनदर एशियन लीडर्स, राइट। उसके बाद हम बात करें हमारे जो सेक्रेटरी हैं कौन, जयदीप मजूमदार, उनके हिसाब से बोला जा रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर होंगे हमारे वो इंगेज इन बायलैटरल डिस्कशन ऑल एस्पेक्ट ऑफ आवर बायलैटरल रिलेशन एंड कोऑपरेशन विद ब्रुनई एंड ऑल्सो एक्सप्लोर न्यू एरिया ऑफ कोऑपरेशन लाइक वी शेयर ए वेरी warm and friendly relationship with Brunei, and our engagements cover multiple such as defense, trade, investment, energy, space technology, health, capacity building, culture and vibrant people to people exchanges। ये सब चीज़ में हम सिर्फ डिफेंस पे बात ना करके और किसकी बात किया जाएगा, डिफेंस में, ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट में, एनर्जी, स्पेस टेक्नोलॉजी, हेल्थ। अगर हम स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो बोला जा रहा है कि जो है ब्रुनई जो है इसरो के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। वी हैव रिसीव्ड अ वैल्यूएबल सपोर्ट फ्रॉम ब्रुनई इन आवर स्पेस प्रोग्राम, है ना। वी हैव 3 MOU, है ना, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है वो हम लोग 3 साइन किए हैं ब्रुनई के साथ। इस एरिया में हम लोग क्या बनाए हैं, वी इस्टेब्लिश अ टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड स्टेशन इन ब्रुनई इन 2000 में ही, है ना। तो सोच लीजिए हमारा ब्रुनई के साथ जो फ्रेंडली रिलेशन है वो अभी का नहीं है, वो बहुत पुराना है, 2000 से ही है कि हम वहाँ टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड स्टेशन बनाए हैं जो क्या करेगा, दिस ट्रैक्स एंड मॉनिटर ऑल आवर ईस्टर्न वर्ड लॉन्चेज ऑफ सैटेलाइट। जो भी हम ईस्टवर्ड लॉन्च करते हैं सैटेलाइट को वो सबको क्या करेगा, मॉनिटर करता है। एंड सैटेलाइट व्हीकल डिफेंस जो है वो भी दूसरा पिलर हो जाता है हमारे रिलेशनशिप के लिए। जैसे कि हमारा डिफेंस में बहुत सारा MOU साइन किया गया है जो 2016 में साइन किया गया था, बाद में इसको रिन्यू भी हम 2021 में किए हैं। अगर हम बात करें हमारा कोलैबोरेशन फ्रेमवर्क की तो रेगुलरली जो हमारा जो है हाई लेवल पे मीटिंग होते रहता है, नेवल में, कोस्ट गार्ड शिप में, एक्सचेंजेस में, है ना, ट्रेनिंग एंड जॉइंट एक्सरसाइजेज में, पार्टिसिपेशन हम लोग एक दूसरे के साथ एक्सरसाइज में करते हैं, ये सब में। ठीक है, बोला गया कि हम लोग हमारा जो रेगुलर विजिट होता है हमारा इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड का शिप का, क्यों, क्योंकि ये जो कंट्री है साउथ चाइना में की तरफ खुलती है तो मरीन बॉर्डर ये शेयर करती है हमारे साथ। ठीक है, इसलिए हमारा क्या है, ICGS सागर जो मार्च 14 में गया था, INS शक्ति जो अगस्त 2014 में गया था, INS ऐरावत जो मई 2016 में गया था, INS सतपुरा जो नवंबर 2017 में गया था, IGGS सोनक जो जनवरी 19 में गया था। उसका तो हम बात करें अगर INS जलश्वा का जो विजिट अभी ब्रुनई में 2021 में गई है, क्यों गई थी कि कोविड के समय में इंडियन डायस्पोरा जो डोनेट किए थे रिलीफ इंडिया के लिए, उसको लाने के लिए कौन गई थी, INS जलश्वा विजिटेड ब्रुनई इन मई 2021, राइट। उसके बाद INS शिवालिक और INS कदमत दोनों जो है विजिट कहाँ किया था, मौरा पोर्ट इन अगस्त 2021 फॉर पासिंग विद द ब्रुनई। आपको ध्यान क्या रखना है, वेयर इज मौरा पोर्ट। ये सब ही छोटा छोटा चीज़ जो है एग्जाम में आ जाती है, कहीं से बाहर से नहीं आता है। अगर आप रोज न्यूज़पेपर देखते हैं ना, बस सुनते भी हैं ना, तो आपके फेडेड मेमोरी में वो पड़ा रहेगा कि मौरा पोर्ट कहाँ था, तो आप समझ में आ जाए कि ब्रुनई के आसपास से हम रिलेट कर लेंगे, है ना। तो ब्रुनई के वहाँ से जो है कौन कौन सा शिप गया था, शिवालिक और कदमत। उसके बाद ब्रुनई का जो शिप है KDM दारुलमन, वो पार्टिसिपेट हमारे साथ किस में किया था, मिलन 2012 में, है ना। 2012 में हमारा जो मिलन हुआ था अंडमान में, उसमें भी वो पार्टिसिपेट किया था ब्रुनई का शिप KDM दारुलमन। ठीक है, उसका रॉयल ब्रुनई नेवी जो है शिप KP-80, है ना, दारुक्वा, वो भी विजिट किया है 2014 में मुंबई में। तो ये सब क्या दिखा रहा है, हमारा बायलैटरल फ्रेंडली टाई दिखा रहा है कि हम कैसे एक टाइनी कंट्रीज के साथ में मिल के अच्छे से काम कर रहे हैं।
क्यों? क्योंकि जो चाइना का जो पॉलिसी है इंडो चाइना पैसिफिक रीजन में, वो क्या है, थोड़ा एग्रेसिव है। तो उसको कैटर करने के लिए उसके जो भी अगल बगल जितने भी कंट्रीज हैं उसके साथ हमारा क्या होगा, फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा, डिफेंस टाई बनाना पड़ेगा, है ना, कल्चरल टाई बनाना पड़ेगा। दैट्स वाई ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो विजिट है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बोला क्या गया है, ऑफिशियल सेड दैट ब्रुनेई इज एन इंपॉर्टेंट पार्टनर फॉर इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड विजन फॉर द इंडो पैसिफिक। And as India marks a decade of Act East policy, this year the visit assumes additional significance. Right? I told you ना कि ये जो जरूरी हो जाता है किस चीज के लिए, पहले जो हमारा क्या था, लुक ईस्ट पॉलिसी, बट नाउ वी आर ऑल्सो अग्रेसिव, वी आर नाउ एक्ट ईस्ट पॉलिसी। सिर्फ देखना नहीं है, बी ट्रांसफॉर्म्ड अवर पॉलिसी लुक ईस्ट टू एक्ट ईस्ट, राइट? सो दिस विजिट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री, आवर सेफ्टी, आवर सिक्योरिटी, राइट? अब हम चलते हैं अपने अगले आर्टिकल पे। तो अगला आर्टिकल जो है वो क्या है, आपको दिख रहा होगा, रिदम में है। क्या है ये? दो हमारा जो मिलिट्री स्पेस क्राफ्ट है वो क्या है, सेकेंड फेज ऑफ मल्टी नेशनल एयरक्राफ्ट तरंग शक्ति। अब आपको पता होना चाहिए कि तरंग शक्ति क्या है, ये कहाँ हो रहा है, ये जोधपुर में हो रहा है। तो तरंग शक्ति के बारे में आपको हम ब्रीफ में बता दे रहे हैं। तो तरंग शक्ति जो है वो क्या है, हमारा एयरफोर्स का, पूरे हमारे देश का पहला इस तरीके का तरंग शक्ति। हम क्या करते हैं, बाइनियल मतलब क्या होता है कि हर एक 2 साल में, ठीक है, मल्टी नेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है। हम इंडिया का इस तरीके का पहला है। इसका अगर पहला एडिशन की बात करें, पहली बार तो 2023 में लाया गया था, जिसको 2 फेज में किया गया था, जिसमें 11 कंट्री जो बोला गया है वो पार्टिसिपेट किया था। और पहला और लार्जेस्ट इंटरनेशनल एक्सरसाइज जो है इंडिया के द्वारा ये होस्ट किया जाता है। अगर हम बात करिए 2024 में जो हो रहा है, तो ये कब से हो रहा है, ये हो रहा है 6 अगस्त से 14 सितंबर के बीच में। अगर हम बात करें 6 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में, वो कहाँ हुआ, सुलूर एयरफोर्स स्टेशन तमिलनाडु में। और जो 30 अगस्त से 14 अभी जो हो रहा है सेकंड एडिशन, यहाँ देख रहे होंगे, सेकंड फेज ऑफ मल्टी नेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग, वो कहाँ हो रहा है, वो हो रहा है राजस्थान के जोधपुर में, ठीक है। अगर हम बात करें ऑफिशियल अभी कौन कौन से कंट्रीज है इसमें, तो इसमें जो है 2024 में वो बहुत सारी कंट्रीज आई हुई हैं, जिसमें अगर हमारा एयरक्राफ्ट भी देखेंगे तो फेज वन जो कहाँ हुआ था, सुलूर में, उसमें हमारा तेजस MK1, Su-30 MKI, मिराज, रफाल, ध्रुव, ये सब एयरक्राफ्ट उसमें एक्सरसाइज में पार्ट लिया था। अगर हम फेज 2 की बात करें, जो हमारा एयरफोर्स का जो कौन सा जो एयरक्राफ्ट है, वो कौन सा, Su-30 MKI, ठीक है, उसके बाद मिराज, उसके बाद रफाल, उसके बाद तेजस, है ना, ये सब जो है, अपाची, प्रचंड, नेत्र, रुद्र, ये सब है। इसमें और कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया एयरफोर्स, है ना, ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स, उसके बाद US एयरफोर्स, उसके बाद हेलेनिक एयरफोर्स, जापानीज एयरफोर्स, सिंगापुर एयरफोर्स, श्रीलंका एयरफोर्स और यूनाइटेड एयर इमिरेट्स एयरफोर्स, UAE की जो एयरफोर्स है। इतनी सारी कंट्री जो है टेक पार्ट ले रही है, ठीक है। तो बस आपको यह ध्यान रखना है कि जो तरंग शक्ति है वो क्या है, तरंग शक्ति हमारा क्या है, एयरफोर्स का एक्सरसाइज है, ठीक है, एयरफोर्स का कॉम्बैट एक्सरसाइज है, जो क्या होता है, बाइनियल मल्टी नेशनल है, कोई 2 नेशन के बीच में नहीं है, ये बाइनेनियल। पिछले बार 11 कंट्री, इस बार भी बहुत सारी कंट्री आई हैं। बहुत सारी कंट्री जो होती हैं ऑब्जर्वेशन के लिए ही बस रहती हैं, लेकिन जो मेनली इस बार है कौन सी है, UAE, श्रीलंका, सिंगापुर, जापान, ठीक है, उसके बाद फ्रांस, UAE, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अब आगे चलते हैं हमारा कि वर्ल्ड बैंक जो है हमारा GDP का जो ग्रोथ है ना, आपको पता है कि GDP क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो उसके एनालिसिस के हिसाब से हम बताते हैं कि अपकमिंग जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है उसमें हमारा जो इकॉनमी है वो कितना ग्रोथ करेगा। तो बोला जा रहा है कि उसको 6.6% से बढ़ा के वो क्या कर दिया है, 7% बढ़ा के कर दिया गया है कि इंडिया का जो GDP है वो 7% से ग्रोथ करेगी। कब, फाइनेंशियल ईयर 2025 में। तो बोला जा रहा है कि जो वर्ल्ड बैंक है, अब आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक है क्या, है ना, तो आपको ब्रीफ में बता दे रहे हैं। वर्ल्ड बैंक क्या है, वर्ल्ड नाम से सुन रहा होगा, बैंक का काम क्या होता है, लोन देना। तो ये क्या है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है, लोगों को देती है, हमको या आपको चाहिए होगा तो लोन देगी, या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट होगा उसको लोन देगी, जी नहीं, ये किसको करती है, ये देती है स्टेट को। स्टेट का मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, है ना, तो गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट किसको देती है, लो एंड मिडिल इनकम ग्रुप को। उसको जो लो इनकम ग्रुप की होगी या लो मिडिल इनकम ग्रुप के जो कंट्रीज होते हैं उनके गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड करती है या ग्रांट प्रोवाइड करने का काम करती है, ठीक है। अब इसमें 2 इंस्टीट्यूशन है, एक है IBRD और दूसरा है क्या, IDA। तो IBRD जो है, IBRD को हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये ध्यान में रखिएगा। आई थिंक ये BPSC में सवाल भी आया है कि वर्ल्ड बैंक कौन से 2 इंस्टीट्यूशन को मिला के बनती है। और दूसरा IDA क्या है, इंडियन डेवलपमेंट एसोसिएशन, जी नहीं, इंटरनेशनल
इंडियन नहीं, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आईडीए क्या है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। और आईबीआईडी क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अगर हम बात करें इसके जेनेसिस की तो ये 1944 में ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहां बना। अगर ये हम बात करें ये पहला लोन किसको दिया था, तो ये पहला लोन जो है वो फ्रांस को दिया था। कब? 1944 में बना, तो उसके 3 साल बाद 1947 में ये पहला लोन फ्रांस को देती है, ठीक है। आपको क्या बताना है? वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? आपको पता है ये इंडियन ओरिजिन के ही हैं, इंडियन बॉर्न पर्सन है। वो कौन, उनका नाम बताइएगा। ये पहले आपको लिंक दे दे कि मास्टर कार्ड के भी चेयरपर्सन रह चुके हैं, ठीक है। तो आपको क्या बताना है? वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट। आपको पता है वर्ल्ड जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो वर्ल्ड बैंक के साथ साथ एक और इंस्टीट्यूशन जो बना था उसका नाम है IMF, है ना। IMF का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। इसके भी एक जो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो भी इंडियन है, और वो भी हाल में ही 2-3 दिन पहले ही इंडिया विजिट करके गए हैं। तो सुन के अच्छा लगता है ना। तो IMF जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वो वाशिंगटन DC में है। लेकिन जो IMF है वो क्या है? UN का एक एजेंसी है, फाइनेंशियल एजेंसी है। बट वर्ल्ड बैंक की बात करें, इट्स नॉट ए बॉडी ऑफ UN, ठीक है। इसको हम IMF को क्या बोलते हैं? और लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। उसके जो MD हैं IMF के वो कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। वो कहाँ के रहने वाले हैं? बुल्गारिया के रहने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा IMF। हम आपसे क्या पूछे? वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? और बताइएगा IMF के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है बुल्गारिया के। बट द फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF इज फ्रॉम इंडिया एंड हर नेम इज, यू हैव टू टेल, ठीक है, आपको बताना है। उसके बाद हम एक इंस्टीट्यूशन इसमें और जिक्र किया गया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। उसको भी हम आपको ब्रीफ में बता दे रहे हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ADB क्या होता है? ये एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है ना, जो बना था कब? 1966 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? मनीला, है ना। मनीला फिलीपींस में है, ठीक है। और इसके जो प्रेसिडेंट है वो जापान के प्रेसिडेंट है। क्या नाम है उनका? मासातोशिको आसाकावा, ठीक है। तो यही बोला गया है कि मार्केट कैसे अप डाउन हो रहा है। बस ध्यान क्या रखना है कि 6.6 से बढ़ के एस्टीमेट जो है वो 7% हो गया है फाइनेंशियल ईयर 2025 में। आपसे यहाँ पे हम 2 सवाल पूछे हैं कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है और IMF के फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है। दोनों इंडियन पर्सन है। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारे प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले आर्टिकल पे। अगला आर्टिकल में क्या है? ये है हमारे बुक्स, ठीक है। ये बुक जो है, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए ये मील का पत्थर साबित होने वाला है। आपको एक चीज़ दिखा रहे हैं, आपको अच्छा लगेगा देख के कि BPSC में 800 से अधिक पदों पे होगी भर्ती। अभी तक 800 पदों की रिक्तियां उनके पास आ चुकी हैं। बट, है ना, आपको परसों भी हम क्या बोले थे कि नोटिफिकेशन आ जाएगा। आज भी बोल रहे हैं कि 8 से 10 दिन में आ जाएगा। तो हम ये बोल रहे हैं कि जो 800 रिक्तियाँ हैं ना, आप मान के चलिए कि अबाउट इसका डबल पे वैकेंसी आएगी, ठीक है, डबल, है ना। इतना वैकेंसी आएगी। तो इसलिए आप ये सब बुक खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी किताबें हैं, हमारी टीम के द्वारा बनाया गया है। हिंदी मीडियम वाले पे ज़्यादा इंफेसिस कर रहे हैं क्योंकि ये जो तर्कस जो है ना, ये इससे भी ज़्यादा इस पर काम किया गया है, ठीक है। तो ये हिंदी मीडियम वाला जो है वो ले सकते हैं। ये करंट अफेयर है, ये इंग्लिश तर्कस है और ये प्रैक्टिस बुक है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले पे कि फ्रेंड्स विथ बेनिफिट्स। नॉट इन दैट फ्रेंड्स विथ बेनिफिट्स, राइट। दिस इज फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स अबाउट सिंगापुर। आपको पता है हमारे प्राइम मिनिस्टर आज ब्रुनेई में है और कल कहाँ जाएंगे? सिंगापुर जाएंगे। तो उसी के लिए बोला जा रहा है कि जो PM का जो विजिट है सिंगापुर का, वो क्या है? इंडिकेशन ऑफ इट्स रिलेवेंस ऑफ इंडियाज ग्रोथ स्टोरी। ये जो लिखने वाले हैं TC राघवन, वो कौन है? वो सिंगापुर में क्या रह चुके हैं? इंडियन हाई कमिश्नर रह चुके हैं। आपको बताए थे कि इंडियन हाई कमिश्नर की कैसे बनता है? जब 2 कंट्री एक दूसरे से बायलैटरली ऑफिस खोलती है तो यहाँ के जो ऑफिसर जाते हैं उसी को क्या बोलते हैं? हम हाई कमिश्नर बोलते हैं, ठीक है। तो इनके द्वारा वही बोला गया है कि इंडिया और सिंगापुर का जो रिलेशन है वो क्या है? बहुत ही वाइब्रेंट एंड कॉन्स्टेंटली ओपनिंग अप ऑन द न्यू पॉसिबिलिटी। बोला जा रहा है कि एक इंडिकेशन क्या है कि दिस इज फ्रीक्वेंसी एंड हाई लेवल ऑफ इंटर गवर्नमेंटल कॉन्टैक्ट, कि जो हाई फ्रीक्वेंसी का जो मीटिंग हो रहा है, राउंड टेबल, 4 मिनिस्टर जाके राउंड टेबल मीटिंग कर रहे हैं ना, तो वो क्या दिखाता है? 4 सीनियर, ये दिखाता है क्या कि जो हमारे जो सिंगापुर के काउंटर पार्ट्स हैं और हमारे जो देश में जो मिनिस्टर्स हैं उनके बीच की रिलेशनशिप को वो दिखाता है कि बहुत ही वार्मली मिलते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे चीज़ों पे काम किया जाता है। तो कौन कौन चीज़ों पे काम किया जाता है वो बताया जा रहा है कि हमारा जो बायलैटरल रिलेशन है वो किन किन विभाग में होता है। तो वो है क्या कि डिजिटलाइजेशन, स्किल डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी, हेल्थ केयर, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड कनेक्टिविटी। सो दीज हाई लेवल एक्सचेंज आर सप्लीमेंटेड बाई अदर्स। और क्या बोला जा रहा है कि पार्लियामेंट्री कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्टैक्ट बिटवीन हायर जुडिशरी।
ये सब चीज़ पे कि हमारे यहाँ का जो पार्लियामेंट्री कॉन्टैक्ट्स हैं और कॉन्टैक्ट्स बिटवीन हायर जुडिशरी वी विल ऑल्सो शेयर विथ सिंगापुर। ठीक है, जो सिंगापुर को के बारे में बोला जा रहा है कि जितने भी हमारे आईआईटी और आईआईएम के जो एलुमनाई होते हैं वो बहुत सारे लोग सिंगापुर में जाके बस जाते हैं, है ना। वहाँ जाके वहाँ बहुत सारी कंपनीज हैं, है ना, वहाँ के वो सीईओ बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे चले जाते हैं। तो वही बोला जा रहा है कि द ब्रॉड स्पेक्ट्रम अगर देखा जाए कि इंटर स्टेट कॉन्टैक्ट का हाईलाइट द स्प्रेड एंड डेप्थ ऑफ इंडियाज सिंगापुर इंटरफेस। क्या कि जो सिंगापुर है वो इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, किसमें, आसियान में। आसियान कंट्रीज में जो है सिंगापुर है वो हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। और अगर हम पूरे वर्ल्ड में बात करें तो ये कितने नंबर पे आता है, 6th नंबर पे हमारे ट्रेडिंग पार्टनर है। कौन, सिंगापुर। तो सिंगापुर इज ऑल्सो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और सिंगापुर में एफडीआई जो है हमारा, है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो सिंगापुर से सबसे ज़्यादा आती है। तो इसलिए हम आपको पता होगा कि ये भी बहुत ही टाइनी सी जगह है ना, कि एक स्टार भी अगर मैप पे लगा देंगे ना तो वो उससे छोटी कंट्री है। लेकिन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे पहले एशियन कंट्रीज में हमारी सबसे बड़ी ट्रेडिंग पार्टनर है। उसके बाद अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखें तो 6th नंबर पे आती है। और क्या, सबसे ज़्यादा एफडीआई जो है वो कहाँ से आता है, सिंगापुर से ही आता है। So these are other striking dimension relationship. Singapore has the largest contraction of IT and IIM alumni in non-Indian city, which is saying a lot given recent trend of exponential increase in India diasporic presence in North America and Europe. ठीक है, ये भी एक दिखाता है कि जो हमारा इंडियन डायस्पोरा है वो यूरोप यूएसए के बाद सिंगापुर में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। तो सिंगापुर वाज द होम ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी भी है। चलिए यहाँ से आप एक सवाल पूछते हैं कि इंडियन नेशनल आर्मी है ना, ये किनके द्वारा बनाया गया था, ये बताइएगा। यहाँ पे जिक्र किया गया है कि सिंगापुर वाज द होम ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, है ना। ये कब की बात हो रही है, जब हम आज़ाद नहीं थे उस समय एक आर्मी बनाई गई थी। किनके द्वारा बनाई गई थी वो आप बताइएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उनके द्वारा लिखी हुई किताब, वो कहाँ पैदा लिए थे, सब कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि क्या बोला जाए कि ये जो सिंगापुर के साथ जो हमारा रिलेशनशिप इतना अच्छा है वो क्या अभी से हुआ है या बहुत पहले से है। तो बता रहा है कि सिंस 1990s 1990 से ही जो सिंगापुर है वो क्या है, एक क्रिटिकल फैक्टर है एज ए फ्रेम्ड ए रिलीजियस ये रीजनल पॉलिसी। जो लुक ईस्ट पॉलिसी था, लुक ईस्ट ये पॉलिसी में जितने भी साउथ ईस्ट के कंट्रीज आते हैं सब आ जाते हैं किसमें, लुक ईस्ट पॉलिसी में। आपको पहले भी हम बताएं कि वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड अवर डिप्लोमेसी फ्रॉम लुक ईस्ट टू एक्ट ईस्ट पॉलिसी, right, and then act east. On this part Singapore facilitated India's becoming a sectoral dialogue partner and then a full dialogue partner of ASEAN. इंडिया आसियान का जो रिलेशनशिप है वो क्या प्ले करता है, अनएक्सपेक्टेड रोल इन साउथ एशिया ऑन अकाउंट ऑफ म्यांमार। क्यों, क्योंकि म्यांमार और जो है वो क्या ब्रिज का काम करता है साउथ और साउथ एशिया के बीच में। ठीक है, आप देखते होंगे कि ये हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है यहाँ से म्यांमार, उसके बाद यहाँ पे सिंगापुर, ये पूछ में जो लटका हुआ छोटा सा वही तो है सिंगापुर। ठीक है, तो वो क्या काम करता है, जो म्यांमार है वो ब्रिज का काम करता है। ठीक है, तो ये सब है। बाकी वैल्यूएबल मैरीन डायमेंशन में देखेंगे तो रीजनल नैरेटिव हैज नॉट बाइडन इंडो पैसिफिक रीजन में कि चाइना का जो पॉलिटिकल और मिलिट्री असर्शन है वो क्या है, कि जो उसका अप्रोच है वो क्या है, थोड़ा एग्रेसिव है। एशियन सेंट्रली नाउ इंक्रीजिंग jostle with the new architecture such as Quad, posing a new opportunity and challenge for the India, ASEAN and India Singapore relationship. उसके बाद बात करेंगे हम लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन क्या किया गया था, क्या मेंशन किया गया था कि द पॉसिबिलिटी ऑफ व्हाट हैज बीन अनमेंशनेबल फॉर द पास्ट 3-4 ईयर, कि चाइना का जो एफडीआई है जो इंडिया आ रहा है इन इवेंट सच ए पॉलिसी शिफ्ट। ये जो चाइना का जो एफडीआई जो जाता था वो अब इंडिया में शिफ्ट हो रहा है। तो वो क्या दिखा रहा है, पॉलिसी शिफ्ट के कारण कि हमारा जो ईस्ट साउथ ईस्ट कंट्रीज के साथ जो रिलेशनशिप हम बना रहे हैं, जैसे छोटी छोटी कंट्रीज है ना, कंबोडिया हो गया, मलेशिया हो गया, है ना, ब्रुनई हो गई, उसके बाद सिंगापुर का हो गया, तो उसके कारण जो शिफ्ट हो रहा है एफडीआई का, इट इज ऑलमोस्ट एक्सियोमेट्रिक। तो सिंगापुर एंटिटीज एंड कंपनीज विल ऑल्सो प्ले ए मेजर रोल, कि वहाँ जो कंपनीज है उसके कारण है ना, इसलिए हम लोग बायलैटरल रिलेशनशिप अपना अच्छा करने का कोशिश कर रहे हैं। सिंगापुर प्रोवाइडेड जस्ट दैट ग्लोबल विंडो दैट इंडिया ओल्डर entrepreneurship and financial capital of Chennai, Kolkata and Mumbai could no longer be given, and regulatory failure and structural efficiency at different level. इसलिए जो IT alumni, IIT, IIM के जो alumni है वो चेन्नई है ना, मुंबई छोड़ के वो कहाँ जाके रहते हैं, सिंगापुर में, क्योंकि जो सिंगापुर है वो इनको एक ग्लोबल विंडो दिखाता है, ग्लोबल विंडो शो करता है जो कि हमारे कंट्री के कैपिटल्स में नहीं हो सकता। दैट्स वाई सो इट इज यूजफुल फॉर टू रिकॉल दैट द ट्रेड एंड द इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल इन द रिलेशनशिप owns more to Singapore's success in building itself up for formidable trading platform and global investment center than the any inherent
कॉम्प्लीमेंट्री बिटवीन टू कंट्रीज, ये सब आपका लिखा हुआ। बाकी क्या बोला गया कि सिंगापुर जो है रिलेवेंट क्यों है, क्योंकि इंडिया का जो ग्रोथ स्टोरी है ना, बिकॉज इट इज अ पॉइंटर टू जस्ट हाउ मच टेरेन विल स्टिल हैव टू बी ट्रांसफर्स। ठीक है, तो ये देख लिए आज हम दोनों कंट्री के साथ जो रिलेशनशिप है, किस किस चीज़ पे बात करने वाले वो देख लिए। ठीक है, अब हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हार्नेसिंग बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अभी गवर्नमेंट ना एक पॉलिसी लेके आई है, उसका नाम क्या है, बायो ई3। बायो ई3 का मतलब क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, है ना। ई3 मतलब 3E, फर्स्ट ई फॉर इकोनॉमी, सेकंड फॉर इन्वायरमेंट एंड थर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट। सो बायो ई3, बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी लास्ट वीक में जो लेके आया है। तो बोला जा रहा है ऑन द फेस ऑफ इट द पॉलिसी अपीयर टू बी रूटीन अटेम्प्ट बट टू क्रिएट इंसेंटिव एंड अपॉर्चुनिटी टू इनर्जाइज ग्रोथ इन द बायोटेक सेक्टर। बोला जा रहा है कि शुरू आप देखेंगे तो बोला जा रहा है कि जो पॉलिसी लेके आई है वो बस गवर्नमेंट का एक रूटीन दिख रहा है, लेकिन इसमें जो इंसेंटिव होगा, जो अपॉर्चुनिटी होगा, वो बायोटेक सेक्टर को क्या करेगा, बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा। बट इट इज इन द फैक्ट दैट ट्रांसफॉर्मिंग एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अक्रॉस वेरियस सेक्टर मेक देम मोर सस्टेनेबल। जो सेक्टर है बायोटेक्नोलॉजी का, उसको ज़्यादा सस्टेनेबल बनाएगा, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बनाएगा और लेस वेस्टफुल बनाएगा। राइट, बोला जा रहा है क्या कि ये जो पॉलिसी है वो अचीव करेगा क्या, हार्नेसिंग द पावर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू मैन्युफैक्चरिंग मेथड। जो क्या करेगा, रिप्लिकेट करेगा, मिमिक करेगा प्रोसेस फाउंड एंड द न्यूरल बायोलॉजिकल सिस्टम में बात करेगा। गवर्नमेंट ऑफिशियल आर कॉलिंग इट फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ बायोलॉजी। ये जो पॉलिसी आया है उसके बारे में गवर्नमेंट के द्वारा बोला क्या जा रहा है कि ये बायोलॉजी का क्या किया जा रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया जा रहा है। ठीक है, विच कैन हैव प्रोफाउंड इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी। अब बोला जा रहा है कि जो पोटेंशियल बेनिफिट है बायोटेक से वो क्या है। बोला जा रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी कहते किसको, वो समझाया गया है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, द साइंस ऑफ मैनिपुलेटिंग बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। जो भी हमारे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है उसी को क्या करना, मैनिपुलेट करने की जो विज्ञान है, जो साइंस है, उसी को हम क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। किसका, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का ही, नॉट सिंथेटिक। बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को मैनिपुलेट करने की जो विज्ञान है उसी को हम क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। एंड द प्रोसेसेस टू डेवलप डिजायर प्रोडक्ट, और उसको मैनिपुलेट करके हम क्या बनाएंगे, अपने हिसाब से डिजायर प्रोडक्ट, अपने हिसाब से एप्लीकेशन, ये सब जो बनाएंगे इन अ वास्ट एंड डाइवर्स फील्ड, उसी को क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ये और क्या क्या इंक्लूड करता है, ये इंक्लूड करता है जेनोमिक्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग, सिंथेटिक बायोलॉजी और बायो इंफॉर्मेशन एंड जीन थेरेपी। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे जीनोमिक्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग, सिंथेटिक बायोलॉजी, तो आप इसमें आपसे हम कल एक सवाल पूछे थे, ठीक है, 3 बेबी वाला, जिसमें क्या था, क्रिस्पर कैस9। वो किसमें क्या होता है, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग ही तो है, वो जीनोमिक्स ही तो है। आपसे क्या पूछे थे, एमआरटी क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसके कारण 3 बेबी का जो कॉन्सेप्ट आया है ना, उसमें हम क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को ही रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से जो क्रिस्पर है, आपको पता है पिछले बार चैट जीपीटी का फुल फॉर्म पूछ लिया था, इस बार आपसे बाय द वे पूछ लेगा कि क्रिस्पर कैस9 का फुल फॉर्म बताइए। तो याद है आपको, तो ये पढ़ लीजिएगा जरूर से। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्रिस्पर कैस9 का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए हम ही बता दे रहे हैं, क्रिस्पर का मतलब क्या होता है, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। ठीक है, क्या होता है, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। और कैस9 क्या होता है, ये भी बहुत जरूरी है। कैस सी फॉर क्या, सी स्टैंड फॉर क्रिस्पर, और एएस मतलब एसोसिएटेड प्रोटीन, और 9। ठीक है, सो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ कैस9। और एमआरटी का क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थ्योरी। ये सब एकदम ध्यान से पढ़िएगा, यही एग्जाम में आता है। तो वो किसका एप्लीकेशन है, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग, सिंथेटिक जीनोमिक्स का ही तो है। तो इससे क्या हो सकता है, हम अपने डिजाइन से, आपको पता है क्रिस्पर कैस9 से डिजाइनर बेबी का कॉन्सेप्ट आ सकता है ना। अपने बच्चे को आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं, उसके जीन एडिट करके, है ना। एमआरटी से क्या कर सकते हैं, 3 पेरेंट कॉन्सेप्ट है, 3 बेबी पेरेंट, वो सब कर सकते हैं। सो नॉलेज इन दीज एरियाज हैव बीन यूज्ड टू फाइंड क्योर्स फॉर द जेनेटिक डिसऑर्डर, है ना, डेवलप न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट, फॉर एग्जांपल स्पेशल डिजायर ट्रेट, बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड सोल्यूशन दैट अप्लाइड लार्जली इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस एंड एग्रीकल्चर। अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो रिसेंट ब्रेक थ्रू क्या क्या आया है, इसमें नया नया जो प्रयोग करने के बाद जो नया नया चीज मिला वो क्या है, वो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी, जिससे क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं, एबिलिटी टू ग्रो स्पेसिफिक एंजाइम यूजिंग जेनेटिक मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कपल्ड विद increased data processing capabilities and the use of artificial intelligence। यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आएगी तो आज चैट जीपीटी का एक प्रोग्राम है, वो भी अगला ही आर्टिकल होगा। ठीक है, वो पेंट अप न्यू पॉसिबल फॉर बायोटेक्नोलॉजी। इसमें हम बात करें अगर कि हम एनिमल फ्री मिल्क बना रहे हैं, हम ना, है ना, हम लोग आर्टिफिशियल मीट बना रहे हैं, वो किससे बना रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से बना रहे हैं।
अगर हम एनिमल फ्री मिल्क की बात करेंगे तो क्या बोल रहा है, जो सेम टेस्ट, सेम टेक्सचर, सेम न्यूट्रिशन बेनिफिट देगा नेचुरल मिल्क का, जो क्या कैसे प्रोड्यूस होता है, प्रिसीजन फर्मेंटेशन से। तो आपसे पूछ देगा एग्जाम में कि व्हाट इज प्रिसीजन फर्मेंटेशन। इतना गर्मी है ना, व्हाट इज प्रिसीजन फर्मेंटेशन, व्हाट इज प्रिसीजन फर्मेंटेशन। एनिमल फ्री मिल्क जो होता है उसी को हम प्रिसीजन फर्मेंटेशन से बनाते हैं, जो क्या करेगा, बेनिफिट करेगा लोअर कार्बन फुटप्रिंट में, ग्रेटर एक्सेस में, हायर न्यूट्रिशन वैल्यू में, इंक्रीज सप्लाई में, और जो हम एनिमल पे डिपेंडेंट होते हैं वो भी हमको डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। दूसरा बोला जा रहा है कि जो ट्रेडिशनल प्लास्टिक होता है जो किसका बनाया जाता है, हाइड्रोकार्बन का बनाया जाता है। अब हम क्या बन लेके आए हैं, पॉलीलैक्टिक एसिड, जिससे हम क्या करेंगे, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाएंगे। वो किससे बनेगा, वो बनेगा, ये पॉलीलैक्टिक एसिड भी ध्यान रखिएगा, इससे हम क्या बनाने वाले हैं, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनेगा। वो कैसे बनेगा, जो बायो प्लास्टिक होगा वो रिन्यूएबल एंड रिसाइक्लेबल बायोलॉजिकल मटेरियल जैसे कॉर्न स्टार्च, शुगर केन, ये सब से हम क्या बना लेंगे, प्लास्टिक बनाएंगे। जो पहले हाइड्रोकार्बन से बनता था ट्रेडिशनल प्लास्टिक, वो ना बना के हम पॉलीलैक्टिक एसिड से बनाएंगे प्लास्टिक, जो क्या होगा, रिन्यूएबल होगा और रिसाइक्लेबल भी होगा। ठीक है, बाकी यही बताया गया कि बैक्टीरिया एल्गी को यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, क्रिटिकल प्रोसेस ऑफ द टाइम ऑफ द क्लाइमेट चेंज, है ना, डिफरेंट वर्जन ऑफ एग्जिस्टिंग कार्बन कैप्चर और स्टोरेज टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन केमिकल प्रोसेस, ये सब एक्सेट्रा। ठीक है, बाकी ये सब खुद से पढ़ लीजिएगा। बोला गया कि कैसे इंडिया के लिए बेनिफिट है, ये भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि टाइम का बहुत दिक्कत है ना, नहीं तो हम इसको जो डिस्कस मेनली करना था हम कर दिए हैं। खुद से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही आसान भाषा में, अंडरलाइन भी हम कर दिए, खुद से एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत ही अच्छा चीज़ है ये। एग्जाम में आने का बहुत सारा चीज़ है कि जैसे प्रेसिजन फर्मेंटेशन क्या होता है, पॉलीलैक्टिक एसिड क्या है, जीन थेरेपी में आपको क्या बताया, क्रिस्पर-cas9, एमआरटी, ये सब आपको एकदम रटा होना चाहिए, एकदम पूछने का। आप हो सकता है अभी हम 4-5 चीज़ बोले ना, उसमें से एक चीज़ आ ही जाए पेपर में। ठीक है, तो अगला आर्टिकल में क्या है कि ये जो है वो एक केस स्टडी के रूप में जो बच्चे इस बार 69th के इंटरव्यू में अपीयर होंगे उनसे पूछा सकता है कि बाय द वे आपको हम किसी पोजीशन पे आप एसडीएम बनते हैं और आपके एरिया में इस तरीके का अटैक होता है तो आप क्या करेंगे, किस पोजीशन पे। तो इसको जब पढ़ेंगे ना, तो इसको पहले तो अब ये जो वुल्फ का जो अटैक हुआ है बहराइच में, हाँ बहराइच में, तो उसको माइथोलॉजी और लिटरेचर से रिलेट किया गया है कि जो महाभारत में भीम थे ना, उनको ब्रिकोधरा बोला जाता था, मतलब कि रेवनस एपेटाइट, मतलब उसको जिसको नहीं बोलते कि हंग्री लाइक हैंग्री एज अ वोल्फ, कि भूख उनको बहुत जोर से लगता था। तो ये जो बोला गया है कि जो ब्रिकोधरा वर्ड है, वो ब्रिक का मतलब क्या होता है, वोल्फ, और उधर का मतलब पेट, मतलब कि वोल्फ जैसा उनको भूख लगता था, बहुत ज़्यादा तेज। ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज। उसको फिर रोमन और ये सब लिटरेचर से ऐड किया है। प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है, लेकिन जो इंटरव्यू वाले बच्चे हैं जो इंटरव्यू देंगे उनके लिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये करंट न्यूज़ में है। तो जो इंटरव्यूअर होंगे ना, वो न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद जो देखेंगे वही पूछ देंगे कि चलिए आपके एरिया में बाय द वे हो गया वुल्फ अटैक, है ना, जो क्या है, ह्यूमन ईटिंग वुल्फ बन जाता, तो आप क्या करेंगे, कैसे उसको प्रिजर्व करेंगे, लोग को कैसे अवेयरनेस देंगे। तो ये जब आप पढ़ लेंगे ना, बहुत आसान भाषा में लिखा हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगला जो है हमारा ये जो ओपन एआई का जो प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी है, एंड वो देखेंगे वो क्या है प्रोजेक्ट। अगर हम सबसे पहले बात करें ओपन एआई की, तो ये कब बनी, तो ये लॉन्च होता है नवंबर 30, 2022 में। एकदम नई जस्ट बनी कंपनी और इतना ज़्यादा फेमस हो गया कि मत कहिए। ठीक है, तो ये नवंबर 30, 2022 को बनी, और ये किस टेक्नोलॉजी पे काम करती है, वो है LLM टेक्नोलॉजी, मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे काम करती है। एग्जाम में आपसे पूछ दे सकता है, पिछली बार चैट जीपीटी का फुल फॉर्म पूछा था, इस बार पूछ देगा कि चैट जीपीटी किस टेक्नोलॉजी पे काम करती है, वो है LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। लार्ज लैंग्वेज मॉडल यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है कि द ट्वीट वॉज सीन एज कन्फर्मेशन एंड ओपन एआई इज वर्किंग ऑन द न्यू एंड पावरफुल लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM, राइट। तो ये क्यों है, ये क्या है प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी। प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी क्या है, आपको पता है कि ओपन एआई जो है दुनिया का सबसे प्रीमियर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जो काम क्या करती है, एआई पे काम करती है। हमारा जो ब्रेन जैसे सोचता है उस तरीके का वो इस बार अभी चैट जीपीटी 4 है, अभी 5 लाने के लिए जो नया वर्जन है उसी को इंटीग्रेट करने के लिए चैट जीपीटी 5 लाने जा रही है, जो नया वर्जन होगा किसका, चैटबॉट और वर्चुअल असिस्टेंट का, जो लॉन्च कब हुआ था, 2022 नवंबर में। तो पहले जो सेक्रेटरी प्रोजेक्ट था उसका नाम क्या था, प्रोजेक्ट क्यू, जिसको हम क्यू स्टार भी बोलते थे। ठीक है, प्रोजेक्ट क्यू स्टार, तो वो क्या था, उसका सेक्रेटरी प्रोजेक्ट था, बट उसी को अब क्या कोड नेम दिया गया है, प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी। और जो प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी है वो क्या करेगा, चैट जीपीटी 5 बनाएगा, उसी को इंटीग्रेट करेगा और डेवलप करेगा। ठीक है, बोला जा रहा है कि इसमें होगा क्या, इट इज एक्सपेक्टेड टू फीचर ऑटोनोमस इंटरनेट रिसर्च एंड ड्रामेटिकली इंप्रूव एआई रीजनिंग कैपेबिलिटीज एंड हैज बीन बिल्ड एज ओपन एआई पुश टू क्रिएट आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस।
विथ AI कैपेबिलिटीज सिमिलर टू दैट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। जैसा ह्यूमन ब्रेन सोचता है ना, उसी के जैसा वो डेवलप करने का कोशिश कर रहा है। आपको टेक्नोलॉजी बता दिए कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे काम करती है। नवंबर 2022 में ये लॉन्च की गई थी और ये सब बोला गया है कि जो रिपोर्ट है वो डेमोन्स्ट्रेट क्या करता है कि न्यू मॉडल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी ऑफिशियल्स सिमिंगली ये स्टेटमेंट ऑफ कमिटमेंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी एट अ टाइम व्हेन द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ AI हैज रेज्ड सीरियस सिक्योरिटी कंसर्न एमंग नेशनल गवर्नमेंट। इसके जो CEO हैं वो कौन है? सैम ऑल्टमैन। ये भी ध्यान में रखना है, ये भी बहुत न्यूज में रहे थे। ठीक है, नीड फॉर ट्रेनिंग क्या है? तो इसके बारे में बोला गया है कि जो इंफॉर्मेशन के हिसाब से बोला गया कि जो प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी है वो एम्स टू रेज मोर कैपिटल, ज़्यादा पैसा अर्न करने के लिए, विच ओपन AI नीड्स फॉर नेक्स्ट फ्रंटियर मॉडल कोड नेम ओरियन। जो इसका अगला जो कोड नेम आएगा, जो अगला फ्रंटियर बनाने वाला मॉडल, उसका नाम क्या है? ओरियन। ठीक है, अभी क्या है? स्ट्रॉबेरी। इसका अगला जो प्रोजेक्ट है वो क्या है? ओरियन। तो इसी के लिए कैपिटल अर्न करने के लिए ये प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी आएगी। जब कैपिटल और आ जाएगा तो इसका जो नेक्स्ट फ्रंटियर मॉडल होगा ओरियन आएगा उसके लिए। ठीक है, बाकी जो बिग स्ट्रॉबेरी लीप है वो क्या बोला जा रहा है कि प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी जो है वो क्या इंप्रूव करेगा? जो रीजनिंग लॉजिक है, द एबिलिटी टू प्लान एंड कैरी आउट रिसर्च कुड अलाउ द मॉडल ऑफ ऑटोनोमसली कंडक्ट एक्सपेरिमेंट, खुद से एक्सपेरिमेंट कर ले, डेटा को एनालाइज कर ले, और उसको एनालाइज करके अपना एक नया हाइपोथेसिस बना दे। मतलब आप PhD करेंगे तो आपको खुद से कुछ करना नहीं पड़ेगा, उसको आप ब्रीफ दीजिए और वो खुद आपको हाइपोथेसिस बना के दे देगा। दिस कुड पोटेंशियली लीड टू साइंटिफिक ब्रेक थ्रू आउट, है ना, कि जो साइंटिस्ट का जो ब्रेन सालों साल लगता है तब जाके एक ब्रेक थ्रू मिलता है, वो उसके बदले कौन कर देगा? वो करेगा ChatGPT। ठीक है, उसी के लिए डेवलप किया जा रहा है। या फिर किसी चीज़ का नया ड्रग बनाना है या नया वैक्सीन बनाना है, उसके लिए भी। ठीक है, द मॉडल कुड ऑफर पर्सनलाइज्ड एजुकेशन, है ना, और क्रिएटिंग एजुकेशनल कंटेंट एंड इंटरेक्टिव लेसन्स, इसके लिए भी वो डिजाइन किया जा रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले कि क्वेश्चन ऑफ द डे में आपसे ये शिकायत है कि हम इतना बढ़िया बढ़िया सवाल डाल रहे हैं, आप लोग जवाब नहीं देते ठीक से। ठीक है, जवाब दिया करिए, यहीं से सवाल मिल जाएगा। नहीं मिलेगा ना तो बोलिएगा, जब आ जाएगा तो पछताइएगा कि देखे थे, जवाब नहीं दिए थे, आता था। ठीक है, एपेहेलियन का मतलब क्या होता है आपको बता देना है। दूसरा सवाल क्या है कि अभय मुद्रा वाज रिसेंटली इन न्यूज। क्यों? क्योंकि हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है ही मेंशन्ड इन पार्लियामेंट अबाउट अभय मुद्रा। तो उसका मतलब क्या होता है? द जेस्चर ऑफ रेज्ड ओपन पाम जो होता है उसका कॉमनली अंडरस्टूड एज, आप बताइएगा। ठीक है, अगला जो है प्लेसेस इन न्यूज में हम क्या देखेंगे? ब्रुनई को देखेंगे। सो दिस इज ब्रुनई। अगर हम देखेंगे ये इंडिया है, इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये जो छोटी सी हरी सी जो कंट्री दिख रही है ना, दिस इज ब्रुनई। और ये जो छोटी सी ऑरेंज कलर की दिख रही है वो है सिंगापुर, और ये है क्या? ब्रुनई। ठीक है, अगर आप ये बाउंड्री देखेंगे तो ये बाउंड्री जो है वो किसका है? मलेशिया का है। और मलेशिया कौन सा है? और ये मलेशिया ये है। तो मलेशिया दो पार्ट में बटा हुआ है। तो अगर आप देखेंगे ब्रुनई को तो चारों तरफ से कौन है इसका बॉर्डर शेयर करता है? इधर तो क्या है? साउथ चाइना सी, और इधर क्या है? मलेशिया। अगर ब्रुनई की बात करें हम तो ब्रुनई जो है वो क्या है? एक मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्री, और आइलैंड ऑफ बोर्नियो में है। ठीक है, ये जो आइलैंड ऑफ बोर्नियो है आपको बता दिए, से सवाल पूछा। चलिए आप बताइए कौन से नंबर पे आता है। ठीक है, अगर ब्रुनई का ऑफिशियल नाम देखेंगे तो उसका नाम क्या है? ब्रुनई दारुसलम। ठीक है, ये एब्सोल्यूट मोनार्की कंट्री है। ओके, ये आप देख रहे होंगे, आपको उसका डिटेल में भी दिखा दे रहे हैं कि दिस इज ब्रुनई। ठीक है, उसका कैपिटल क्या है? बंदर सेरी बगाबन, और ये सराउंडेड बाई मलेशिया। ठीक है, बाकी अगल बगल सब देख लीजिएगा। ये जावा सी है, ये साउथ चाइना सी है, इसी को हम कैटर करने के लिए सिंगापुर और ब्रुनई के साथ मिल रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रेट है, कौन सा स्ट्रेट है वो भी बताइएगा। ठीक है, बाकी ये ऑस्ट्रेलिया है और ये न्यू गिनिया है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं कल।